ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं खेल खेल में का। सबसे पहले तो मैं आप सब मित्रों से क्षमा चाहता हूं इतना देरी से रिव्यू करने के लिए। फिल्म गुरुवार को रिलीज़ हुई थी 2 दिन पहले और आज शनिवार को मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। वैसे मैंने खेल खेल में और वेदा इन दोनों ही फिल्मों को गुरुवार को ही देख लिया था। फिर दोनों को देखकर वापस आते आते रात को देर हो गई थी और कल शुक्रवार को मुझे दूसरा कुछ काम था, दूसरा कहीं पर जाना था। वहाँ से ट्रैवल करके वापस आते आते कल फिर से देर हो गई थी। तो मैं सच मेरे दिल से क्षमा चाहता हूँ और आप सब मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस प्रतीक फिल्म थियरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। थोड़ी देर में वेदा का रिव्यू भी मैं यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ। जितने भी रिव्यूज़ होते हैं फिल्मों के और वेब सीरीज़ के वो इसी चैनल पर अपलोड होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा कम कर दी है और मैं भी पिछले कुछ समय से थोड़ा दूसरे कुछ कामों में बिजी हूँ। इस कारण से थोड़ा रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा। तो आप सब मित्रों के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं तो पेट्रियन, पेपैल या फिर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या फिर यूपीआई के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो खेल खेल में संक्षेप में फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है ये अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटी के वर्जिनिटी लूज़ करने को कैसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें मतलब पेरेंट्स को जब ये पता चलता है बेटी से ही जो कॉलेज में जा रही है उसी से जब हमें पता चलता है कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने वाली है तो कैसे पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, ये एक बात बताती है। दूसरा, बैचलर्स पार्टी जो विवाह से पहले वेस्टर्न कंसेप्ट पूरी तरीके से बैचलर्स पार्टी मनाना, उसमें एस्कॉर्ट्स को, एलिट एस्कॉर्ट्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को, वेश्याओं को वगैरह बुलाना, तो इस बात को भी नॉर्मलाइज करने का ये फिल्म प्रयास करती है। बाकी सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह है ही। 80 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं लिबरल्स ने, पैन सेक्शुअल, ओमनी सेक्शुअल और ये सेक्शुअल वो सेक्शुअल। इसमें होमोसेक्सुअलिटी को वो यहाँ पर नॉर्मलाइज करने का, प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर हो या फिर वो कहीं पर ट्रिप पर गई थी, वहाँ पर वो किसी से मिली और फिर वो उसके प्रति आकर्षित हुई, दोनों चैटिंग वगैरह बात वगैरह करते रहते हैं। हालांकि वो उसके साथ में सोई नहीं थे, ऐसा फिल्म में कहा गया है। अक्षय कुमार की ही पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर पत्नी किसी के प्रति आकर्षित है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और वैसे फिल्म आगे जा करके ओपन मैरिज को भी नॉर्मलाइज करने का प्रयास करती है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। अक्षय कुमार फिल्म के एंडिंग में जो एक और बात को ये फिल्म नॉर्मलाइज करती है कि वो विवाह के समय देखिए माइक लेकर के कुछ बकबक करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उस बात को ये भारत में भी नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बिना जिन बातों का कोई सर पैर नहीं कुछ, बस तो उसको भी ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यही शादी में माइक लेकर के बकबक करो, तो वो बकबक करते समय अक्षय कुमार सबको ये अति उच्च ऐसा ज्ञान देता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर क्या कि भाई मैरिज मतलब कोई ओनरशिप थोड़ी ना होती है, ये तो जस्ट एक पार्टनरशिप होती है। आपकी पत्नी विवाह के बाद आपकी उस पर थोड़ी ना कोई ओनरशिप होती है। मतलब वो अगर किसी और के प्रति आकर्षित होती है या वो किसी को वो पसंद आती है या कोई उसके प्रति आकर्षित होता है तो क्या प्रॉब्लम है। मतलब शब्द 2-3 इधर उधर हो सकते हैं पर कुल मिलाकर यही कहने का तात्पर्य था अक्षय कुमार जो वहाँ पर कह रहा था। मतलब शादी कोई ओनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है, ये तो एग्जैक्ट लाइन है। और इसके बाद में वो कहता है कि पत्नी के प्रति किसी को आपकी पत्नी अच्छी लगी या कोई आकर्षित हो, मतलब यही कि भाई आपको विवाह के बाद में कोई और पसंद आए या किसी और को आप या आपकी पत्नी पसंद, तो क्या प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर ओपन मैरिज ही हुआ ना ये, जिसमें पति और पत्नी ये शादी से पहले वेस्टर्न कंसेप्ट है कि भाई तय कर लो कि भाई हम किसी के भी साथ में सोएंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, ओपन मैरिज में रहेंगे। तो उसको भी इनडायरेक्टली ये फिल्म ये प्रमोट करती है। ओनरशिप थोड़ी ना है, पार्टनरशिप होती है। हाँ, ये तो मैंने कुछ बड़ी बड़ी केवल बातें बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी, ढेर सारी ऐसे वोक कंसेप्ट्स को ये फिल्म प्रमोट करती है। अब ये जो मैंने बातें बताई, ये कैसे प्रमोट किया गया है फिल्म में वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं 2 वेब सीरीज़ और एक फिल्म के कुछ सीन्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित की। नेटफ्लिक्स पर देखिए एक वेब सीरीज़ आई थी द फेम गेम नाम की। उसमें देखिए एक महिला पुलिस अधिकारी का पात्र था जिसे दूसरी महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध बनाना पसंद होता है, जिसे वोक और लिबरल्स वो क्या लेस्बियन कहते हैं। तो वो महिला पुलिस अधिकारी की एक महिला पार्टनर होती है जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। अब उस महिला पुलिस अधिकारी की जो महिला पार्टनर होती है, सेक्स पार्टनर, वो विवाहित होती है। ठीक है, उसका एक बच्चा भी है।
फिर उसकी जो महिला पार्टनर है वो अपने पति को छोड़ करके उस बच्चे को लेकर के इस महिला पुलिस अधिकारी के पास आकर के रह रही होती है। क्यों? क्योंकि भाई सेक्सुअल प्रेफरेंस है, 80 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं लिबरल्स ने, और उन सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को पूरा करना, अपनी काम वासना, शारीरिक भोग की वासना को पूरा करना, ये सबसे ऊपर होता है भाई। परिवार के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, ये सब क्या होता है? ये सब दिमाग से पैदल रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स मूर्ख लोगों की बातें होती है भाई। हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, हमारी काम वासना, हमें इंद्रिय लंपट जो होना है, भोग वासना में जो डूबना है, उस वासना को पूर्ण करना, ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, ये हमारा अधिकार है, उसको हमें पूर्ण करना है। बच्चों के मन पर क्या असर होगा, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, ये सब रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स घिनौने लोगों की बातें होती है। तो वो द फेम गेम में प्रमोट किया गया था। इसके अलावा सुपर डिलक्स का उदाहरण ले लीजिए, उसमें विजय सेतुपति का एक शॉर्ट फिल्म थी, उसका विवाह हुआ है, बायोलॉजिकल मेल है, जन्मतः पुरुष है वो, और शादी हुई है उसकी, एक बच्चा भी है उसका, और उसके बाद में वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करता है। जो जेंडर आइडेंटिटी का कंसेप्ट पता है ना, 50 वीडियोज़ में बना चुका हूँ पिछले कई वर्षों में। तो वो स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करता है, घर छोड़ करके चला जाता है, और जो भी सेक्स चेंज ऑपरेशन वगैरह जो कुछ भी वो करना था वो सब करके वो वापस घर पर आकर आ रहा है, साड़ी वगैरह पहन करके, और फिर छोटे बच्चे को वो साथ में ले जाता है, अब अपने ही बच्चे को वो साथ में ले जाता है और उसको बताता है, मतलब बच्चों के सामने इन बातों को वो ये जो भी बहुत रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है ना, जिसके विरुद्ध आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कंजर्वेटिव्स है, इवन हैरी पॉटर नॉवेल की जेके रोलिंग वगैरह, ये सब कैसे इसको विरोध कर रहे हैं। क्या चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, छोटे छोटे बच्चों के गुप्तांगों को कैसे काटा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के स्तनों को कैसे काटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के शिश्नेंद्रिय को, पेशाब की जगह को काट कर कैसे वजाइनोप्लास्टी करके जो भी सेक्स चेंज ऑपरेशन, हार्मोन्स और जो भी है, तो वही सुपर डिलक्स के उस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से उन्होंने प्रमोट किया था। मतलब विजय सेतुपति का जो पात्र है उसका अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बातें क्या मायने रखती है? ये तो घिनौने, दरिंदे और रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स मूर्ख लोगों की बातें होती है भाई। हमें मतलब हमें जिस रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज में पशुओं के रूप में भी अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। ये मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, अनगिनत कपल्स मिल जाएंगे, बस यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, कई सारे लोग अपने आप को पशुओं के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई मैं तो भालू हूँ, मैं तो वुल्फ हूँ। इस ढेर सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। कई सारे कपल्स ऐसे हैं जिनमें से पत्नी अपने आप को कुत्ते के रूप में आइडेंटिफाई कर रही है, भेड़िए के रूप में आइडेंटिफाई कर रही है, उसका पति उसके गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाने के लिए लेकर के जा रहा है। लिटरली ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो हम अपने आप को जिस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके पीछे भागना महत्वपूर्ण होता है। ये परिवार के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चे के प्रति कर्तव्य, ये क्या होता है? ये तो घिनौने रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स लोगों की बातें होती है ये। तो ये सुपर डिलक्स की बात हो गई। इसके बाद मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा, ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक करके वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की। पता नहीं कितने मित्रों ने देखी, कुछ मित्रों ने शायद देखी होगी। उसमें देखिए शुरुआत के 2-3 एपिसोड में एक सोफिया बर्सेट नाम का कैरेक्टर दिखाया है। बायोलॉजिकल मेल होता है, जन्मतः पुरुष होता है, और फिर वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करता है। उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है और अच्छा खासा परिवार चल रहा होता है, पर अपने आप को फिर वो स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करता है। और फिर उसको करना होता है सेक्स चेंज ऑपरेशन, यानी अपने गुप्तांग को, अपने शिश्नेंद्रिय को पेशाब करने की जगह को काट करके वजाइनोप्लास्टी करके उसको स्त्री बनना होता है। तो फिर वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करता है, पैसे चाहिए होते हैं ना। ये परिवार के पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है, उन्हें कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे अपना कर्तव्य, ये सब घिनौने, दरिंदे, रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स लोगों की बातें होती है। तो वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करता है और फिर अपने जो भी उसको सेक्स चेंज ऑपरेशन वगैरह, जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, जो कुछ भी बोलते हैं वो करता है। और फिर ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद में तो आपको पिल्स ले लेकर ही जीना होता है, तो हार्मोन्स वगैरह वो ले रहा होता है। उसके बाद में फिर पुलिस पकड़ करके ले जाती है जेल में। पत्नी बच्चे क्या होते हैं वो तो है, कौन उनकी जिम्मेदारी संभालेगा, फालतू बातें होती है, ये रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स लोगों की बातें होती है। तो वो जेल में जाता है और जेल में उसको जेल प्रशासन से, सरकार से, टैक्स पेयर्स की मनी से उसको हार्मोन्स चाहिए होते हैं वहाँ पर। हाँ,
तो जेल प्रशासन दे रहा था उसको हार्मोन्स जो भी उसको आवश्यक होते हैं सेक्शन सर्जरी करने के बाद में। पर फिर कुछ समय के बाद में जेल प्रशासन कहता है कि भाई बजट की तंगी है, ये हम नहीं दे सकते। तो जेल प्रशासन को दरिंदा, घिनौना, ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक, हो इस प्रकार से उन्होंने जेल प्रशासन को दिखाया है। और उसकी पत्नी, उसके बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम अपने आप को जिस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारा मन हमें जहां लेकर के जाना चाहता है, हमारा मन जिस वासना की तरफ हमें लेकर के जाना चाहता है, वो हमें पूर्ण करना है। हमारा जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है, हमारी जो हम जिस रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम वो करेंगे। कर्तव्य क्या होते हैं भाई? ये तो मूर्ख, दरिंदे, घिनौने, रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स लोगों की बातें होती है। हाँ, तो ये मैंने क्यों उदाहरण, ऐसे तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं भाई, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये तो मैंने केवल ऐसे ही 2-3 बता दिए। बाकी हमारे भारतीय वेब सीरीज़ जो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई हुई है, उनमें भी ढेर सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने क्यों बताया आपको ये उदाहरण 2-3? क्योंकि यहाँ पर खेल खेल में भी इसी महान वोक विचारधारा को उन्होंने प्रमोट किया है। फरदीन खान का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, सबसे पहले मैं उस तरफ आऊँ उससे पहले एक और बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने खेल खेल में का जब ट्रेलर रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि भाई इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का ये रीमेक है, और अभी तक 25-26 रीमेक बन चुके हैं पूरे विश्व भर में, अलग अलग देशों में। तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि भाई कहानी कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स होंगे, सस्पेंस होगा, मिस्ट्री होगी, कुछ तो होगा उसमें ऐसा, बराबर। इसी कारण से शायद इतने लोगों ने रीमेक किया होगा। और एक और बात मैंने बताई थी कि वैसे भी एक रूम में 6-7 लोग आपस में बस डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा भी कम है, कहानी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स वगैरह होंगे। इस कारण से शायद इसको इतने रीमेक्स बने होंगे। अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जो इटालियन फिल्म है परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, उसको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। ऐसा मैंने सोचा था क्या कि ट्विस्ट और टर्न्स कई होंगे, कहानी अच्छी होगी और बजट भी कम लगता है। पर देखिए मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं अपना ही बताया गया एक रूल भूल गया, जो मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। लिटरली 50 बार जो बात मैं आपको बता चुका हूं वो मैं खुद ही भूल गया। मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, अधिकतर 99% ऐसे जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं या जो अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस वगैरह, उनमें अगर किसी फिल्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उसका अर्थ क्या हुआ कि निसंदेह बिना किसी संशय के उस फिल्म में वोक प्रोपेगेंडा को बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रेड किया गया है, प्रमोट किया गया है। इसी कारण से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये गांठ बांध लीजिए मन में पक्की, इस बात को हो ही नहीं सकती ये बात गलत सिद्ध। एक्सेप्शन, इक्का दुक्का तो हर जगह होते हैं, परंतु यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है, यही सच्चाई है। ये बात मैं खुद ही भूल गया था। उस दिन मुझे ये ट्रेलर रिव्यू में मैं कह सकता था कि भाई इसमें ज़रूर कोई ना कोई वोक प्रोपेगेंडा होगा, इसी कारण से इतने फिल्म फेस्टिवल्स में और अवार्ड शोज़ में इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं, इतने सारे रीमेक बने हुए हैं। मैं खुद अपनी ही बात भूल गया, बताइए। चलिए छोड़िए। हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, फरदीन खान का कैरेक्टर, उसकी जब एंट्री होती है फिल्म में, तो वही डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरा अपनी एक लग्जरी कार में वापस उस जो भी शादी का फंक्शन है वहाँ पर आ रहा है। लग्जरी कार है, पैसे हैं, सब कुछ है, पर वो और लिबरल्स वो डिप्रेस रोतड़ू चेहरा लेकर ही घूम रहे होते हैं। क्योंकि जब आप भोग वासना को ही जीवन में महत्व देते हैं, इंद्रिय लंपट होने को ही महत्व देते हैं, तो निसंदेह आप वही जाने वाले हैं। भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं आने वाला। समाज के नाम से आप कितनी भी छाती कूट लो, उनके कारण आप दुखी नहीं हो, आप अपने चॉइसेस के कारण दुखी हो। ये बात गांठ बांध लीजिए। नहीं बांधनी तो मत बांधिए, जैसा जीना चाहे, जो जैसा जीना चाहता है जी सकता है, पर जीवन की सच्चाई यही है। तो एक लग्जरी कार में वापस आ रहा है, सॉरी वापस नहीं, उस शादी के फंक्शन में आ रहा है फरदीन खान का कैरेक्टर, डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरा। शुरुआत में सब उससे पूछते हैं, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई। और थोड़ी देर बाद वो बताता है कि भाई मुझे तो नौकरी से निकाल दिया। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जो भी स्कूल का मैनेजमेंट सामने बैठा हुआ है, फरदीन खान उनके सामने खड़ा है और वो उसको फायर कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं काम से। और वो निकालते समय वो फरदीन खान का कैरेक्टर पीछे देख रहा है, और पीछे उस कांच की दरवाज़ा होता है, उसके बाहर एक लड़का खड़ा है। तो बस उसी समय तो आगे क्या दिखाने वाले वो पता चल गया था। मतलब
स्वाभाविक सी बात है, उसको ये क्या सेक्सुअल प्रेफरेंस उसका दिखाया जाएगा कि भाई ये होमोसेक्सुअलिटी मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस है, यही आगे जा करके वो दिखाने वाले हैं। ये तो पहले ही पता था कि उसको गे दिखाया जाएगा, मतलब उसमें कुछ सस्पेंस तो था भी नहीं, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था वो सब कुछ। देखिए, जिसको जैसा जीना है, जिसके साथ सोना है, जितनों के साथ सोना है, जिस प्रकार से सोना है, जो कुछ भी आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, परंतु भाई उस बात को आप अपने कर्तव्य से भागने के लिए एक टूल के रूप में अगर यूज़ कर रहे हो और विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और दूसरों के नाम से छाती कूट रहे हो, तो सबसे पहले तो ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने की चीज़ नहीं है। आपने वो चॉइस ली है तो उसके परिणामों को आपको ही भुगतना होगा। ये कोई समाज दरिंदा है इस कारण से आप दुखी हो, ऐसी बात नहीं है। आप किसी जंगल में जाकर के भी अपनी योग्यताओं का सदुपयोग नहीं करते हैं और वहां पर योग्यताओं का दुरुपयोग करते हैं, तो उस जंगल में भी आप दुखी ही होंगे, वहां आप सुखी नहीं हो सकते। हाँ, ये अकाट्य सत्य है। ये कोई समाज दरिंदा है इस कारण से आप दुखी हो, ऐसी बात नहीं है। आप जंगल चले जाइए, बिल्कुल, कहां कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आप स्वतंत्र हो, जो चाहे वो कर रहे हो। वहां पर भी अगर आप अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करते हो, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो और योग्यताओं का दुरुपयोग करके बस भोग वासना के पीछे आप भाग रहे हो, तो वहां उस जंगल में भी आप भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से ही जूझेंगे। अकाट्य सत्य है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहानी बताई थी, देखिए, ऑल आइज ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ऐसी कुछ वो जर्मन फिल्म थी। देखिए, मुझे यही नाम था जितना मुझे याद आ रहा है। उसमें मैंने कहानी बताई थी उसके रिव्यू में कि एक मेरे गुरुदेव ये कहानी बताते थे। दो लड़के हैं, एक अपने संयम सदाचार से जीवन जी रहा है और दूसरा वोक और लिबरल है। मैं कुछ भी करूँ, इससे थोड़ी ना क्या होता है, मैं जैसा भी जीऊँ, जो भी खाऊँ, जो भी ऐश करूँ, मौज, उससे थोड़ी ना कुछ होता है। हाँ, ये कर्म का फल और पाप और पुण्य सब ढकोसला बातें होती है, उस माइंडसेट का होता है। अपने आप को जो कुछ भी है एथिस्ट वगैरह वो कह रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो वोक और लिबरल वो सब जाता है जंगल में कि देखो ये लोग ऐसा कह रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ इनको। जंगल में जाता है, एक चिड़िया को लेता है, जंगल में जाने के बाद उसको लेकर के जाता है और दूर दूर तक कोई उसको देख नहीं रहा होता। लगभग कई किलोमीटर तक उस जंगल में कोई नहीं है, वहाँ वो चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं वहाँ पर, और वहाँ जाकर उस पक्षी की गर्दन वो मरोड़ देता है और जोर से ठाक लगा क्या इससे क्या होगा, ये पाप पुण्य सब धकोसला बातें, कुछ नहीं होने वाला इससे। वापस आता है और वापस आने के बाद अंदर ही अंदर उसकी अंतरात्मा खाने लगती है। बाहर से तो दिखावा करता है खुश रहने का, पर वो बात चुपती जाती है अंदर से। अंदर जो पहले बल था वो धीरे धीरे और कम होने लगता है और बाकी उसका व्यवहार, दिन भर आचरण भी यही होता है, अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करना, बस शारीरिक वासना के पीछे भागना। तो स्वाभाविक सी बात है, अंतरात्मा अंदर से उसको कोसती जाती है, अंदर से खोखला होते जाता है और फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर तुरंत डिप्रेशन, एंग्जाइटी का रोना रोने लग जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरा उसका मित्र था, संयम सदाचार से जीवन जीने वाला था, वो तो हमेशा संयम, अपना जो भी है अपनी योग्यताओं का तो सदुपयोग करता ही था। एक रात्रि को वो कहीं पर जा रहा होता है, ठंड के दिन होते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं होता, उस रास्ते पर सुनसान सड़क होती है, कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ, कोई व्यक्ति नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति वहाँ पर सोया हुआ होता है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते, वो ठिठुर रहा होता है। इसके शरीर पर जैकेट वगैरह कुछ था, कंबल शॉल वगैरह थी। उसने वो जैकेट और कंबल निकाला, उसके शरीर पर उसने डाल दिया और चला गया वहाँ से। किसी को बताया नहीं, कहीं पर ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैंने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। पर उस एक बात ने उसको अंदर से इतना बल दिया, इतना बल दिया, आने वाले कुछ दिनों तक अंदर से इतनी खुशी उसके अंदर रही ना कि यार मैंने कुछ अच्छा कार्य किया और मैंने किसी को बताया नहीं, अपने अपने से मैंने अच्छा कार्य किया है। उस एक बात ने उसको इतना बल दिया, फिर आने वाले कुछ दिनों तक कोई कुछ उसको बोल भी रहा है, टोक भी रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, वो उन बातों को इग्नोर कर देती है। यार ये ठीक है यार, मुझे पता है ना मैं अंदर से अच्छा हूँ, कोई क्या बोल रहा है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो छाती नहीं कूट रहा था उस समय, कोई उसको कुछ बोलता है, टोकता है तो क्योंकि अंदर से बल है, अंदर से वो खोखला नहीं है। हमारी अंतरात्मा सब देख रही होती है, भले ही कोई दुनिया में देखे ना देखे। और पाप और पुण्य का कंसेप्ट यही है, कर्म के फल का सिद्धांत यही होता है। कोई ऊपर बैठकर कुछ लिख रहा है ऐसा नहीं होता, वेदांत दर्शन यही कहता है। तो चलो वो एक अलग कहानी होगी, वो जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो चलो फरदीन खान के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे। उससे पहले दूसरे जो पात्र है, तो अक्षय कुमार का पात्र है ऋषभ मलिक का, और उसकी पत्नी है, दूसरी पत्नी है वर्तिका।
दोनों के बीच में करीब 25-30 वर्ष का एज गैप होगा या उससे भी ज़्यादा, पता नहीं। अक्षय कुमार 60 वर्ष के आसपास का लगता है और वर्तिका वही 25-1 वर्ष की शायद दिखाई है फिल्म में उसको, या उससे भी कम दिखाया है। उसके ओरिजिनल एज नहीं बोल रहा मैं वानी कपूर की, पर फिल्म में उतना ही उसको कम आयु का ही दिखाया है। तो वो उस 55-60 वर्ष का जो भी व्यक्ति है उसके साथ वो शादी करती है, क्यों, प्यार का झुंझुना। तो ठीक है, चलो कर ली उसने शादी। और अक्षय कुमार की पहले से एक बेटी है और वो बेटी वर्तिका को अपनी माँ अभी नहीं मान रही। वर्तिका काफ़ी उसके करीब जाने का प्रयास कर रही होती, पर उसकी बेटी भी उसको माँ नहीं मान रही होती। और एक दिन सुबह वर्तिका को ऋषभ की बेटी यानी उसकी ही बेटी के बैग में कॉन्डम का पैकेट मिलता है। तो वो वर्तिका से पूछती है, वर्तिका कहती है कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, वगैरह वगैरह। तो वर्तिका बाद में फिर अपने पति को यानी ऋषभ को बताती है। ऋषभ बोलता है कि तो क्या हुआ, अब मैं क्या करूँ तो क्या हो गया, कॉलेज जाने वाली लड़की है, अब मैं क्या करूँ फिर उसमें, ठीक है। और फिर फिल्म के एंडिंग में थोड़ा सा एंडिंग से पहले ऋषभ की बेटी का फ़ोन आता है कि पापा पापा मैं रोहन के यहाँ पर हूँ। रोहन या रोहित ऐसा ही कुछ नाम था। तो हम यहाँ पर सब फ्रेंड्स वगैरह आए थे। रोहन ने बाकी सबको तो जाने के लिए बोल दिया, पर मुझे नहीं बोला है जाने के लिए, मुझे उसने यही रोक लिया है। तो पापा मैं क्या करूँ अभी, मतलब मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करूँ नहीं करूँ, ये वो बता रही होती है। और अक्षय कुमार फिर कूल मॉडर्न डैड पिता होता है, फिर वो बताता है कि देखो ये तो भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम इस मोमेंट को, इस क्षण को याद करके जीवन भर अगर खुश होने वाली हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो करो जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, जो भी है। कुल मिलाकर कॉलेज जाने वाली बेटी के वर्जिनिटी लूज़ करने को वो फिर कैसे वो पूरे पेरेंट्स और बाकी वहाँ पर जितने वो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया बात बोली तुमने, वाह 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 वाह। तो ये इस प्रकार से फिर वो सारे के सारे सेलिब्रेट करते हैं उस बात को। बाकी बैचलर्स पार्टी, उसमें एलिट एस्कॉर्ट्स को बुलाना, प्रोस्टिट्यूट्स को, जो भी है वेश्याओं को बुलाना, उस बात को भी वो आगे जाकर के नॉर्मलाइज करते हैं। इसके अलावा फरदीन खान के कैरेक्टर के बारे में तो मैंने बताया ही। जो भी है, मतलब देखिए, आपको जिस भी प्रकार से शारीरिक सुख लेना है, मैथुन का सुख लेना है, मैथुन के अलग अलग प्रकार होते हैं, हस्त मैथुन है, मुख मैथुन है, ओरल सेक्स, गुदा मैथुन है, एनल सेक्स, जो भी है। पर आपको अगर ये लग रहा है कि मैं अपने परिवार के कर्तव्यों से भागने के लिए इसको एक टूल के रूप में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए यूज़ करूँगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मैथुन का सुख लेना है, तो मेरा अपनी पत्नी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, तो भाई वो मैथुन का सुख आपको कब तक सुख देगा? जिस भी प्रकार से आप सुख लेना चाहते हैं मैथुन का, गुदा मैथुन से, मुख मैथुन से, जिस भी प्रकार से, वो कब तक आपको सुख देगा? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, फिर कर्तव्य से भागकर आप कब तक वो बाहरी भौतिक सुख आपको सुखी रखेगा? और इसके लिए उन्होंने एक छोटी बेटी को टूल के रूप में यूज़ किया है। फरदीन खान के कैरेक्टर की जो बेटी है उसको टूल के रूप में ये यूज़ करते हैं। यार हमेशा से ही वोक और लिबरल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये टूल के रूप में यूज़ करते हैं। फरदीन खान का कैरेक्टर वहाँ पर कहता है कि देखो देखो तुम लोग तो सब पीछे अटके हुए हो, पिछले ज़माने में अटके हुए हो, मेरी 10 साल की बेटी भी कितनी समझदार है, देखो उसने मेरा जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो तो खुश है मेरे से, वो तो मुझको कह रही कि पापा आपको जैसा जीना है जियो, देखो मेरी बेटी कितनी मॉडर्न थिंकिंग वाली है। अरे वो 10 साल की बच्ची है, उसको पिता के सहारे की आवश्यकता है, माँ के प्रेम की आवश्यकता है, माता और पिता दोनों की आवश्यकता है, पिता के अनुशासन की भी आवश्यकता है। और तुम उसको ढाल बना करके अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के अनुसार जीने को, अपनी काम वासना पूर्ण करने की जो भी तुम्हारा सेक्सुअल प्रेफरेंस है उसके लिए तुम छोटी बच्ची को यूज कर रहे हो। और कब तक लोगे काम वासना का सुख? कम से कम जस्टिफाई तो मत करो भाई, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उसको टूल के रूप में यूज तो मत करो। चलो ठीक है, तो ये भी होता है। इसके अलावा अक्षय कुमार की पत्नी है, वो कहीं पर घूमने के लिए गई थी, लेखिका है, वो नॉवेल वगैरह लिखती है, तो वो कहीं पर गई थी इटली वगैरह में, तो वहाँ पर कोई आंद्रे नाम का उसको व्यक्ति मिला था, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे। आंद्रे भी अभी उसको मैसेज वगैरह करता रहता है। हालांकि वर्तिका कहती कि मैं उसके साथ सोई नहीं थी। अक्षय कुमार कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब
इतना ओपन माइंडेड है अक्षय कुमार की, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, अब सोई हो नहीं हो तो तुम देख लो अपना। और बाद में फिर अक्षय कुमार एंडिंग में ये कहता भी है कि भाई मैरिज की कोई ओनरशिप नहीं होती, ये तो जस्ट एक पार्टनरशिप है। हाँ, तुम्हारी पत्नी हो गई इसका मतलब कोई और इसके प्रति आकर्षित नहीं होगा वगैरह वगैरह, वो वही फालतू की बात है वो वहाँ पर कहता है। सबसे पहली बात, मैरिज में, विवाह में पति और पत्नी का दोनों पर ही एक दूसरे पर उतना ही अधिकार होता है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। ओनरशिप शब्द भले अंग्रेजी में जो भी कहते हो मुझे नहीं पता, परंतु दोनों का ही एक दूसरे पर अधिकार होता है। और तुम भले ही ओपन मैरिज वगैरह, कोई ओनरशिप नहीं है, जस्ट पार्टनर्स है, जैसे कि लिव इन में रह रहे हो और तुम किसके भी साथ सो, ये किसके भी साथ सोए, तो ठीक है तुमको प्रमोट करना है तो करो, और ठीक है। वाह वाह वाह, मतलब वाह। 15 अगस्त पर बॉलीवुड ने एक तो स्त्री 2 बनाई, उसमें वो वही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट रहे हैं कि कोई लड़की सिगरेट पी रही है या फिर अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए कुछ ठरकी चरित्रहीन लोगों के सामने अगर वो डांस करना चाहती है तो वो बहुत कूल बात है। और बाकी संस्कारों की बात करने वाले कैसे वो सरकटे दानों की तरह होते हैं, यही बात एक तो स्त्री 2 के माध्यम से उन्होंने दिखाई। बाकी खेल खेल में क्या है वो हम देख ही रहे हैं, और वेदा में क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो ये 15 अगस्त पर बॉलीवुड का गिफ्ट है देशवासियों के लिए। चलो, और क्या बताना, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं ही। स्पर्म डोनेशन वगैरह, मतलब एक पत्नी है तापसी पन्नू का कैरेक्टर, तो वो अपने पति को बताए बगैर स्पर्म डोनेशन करने वाली अलग अलग कुछ संस्था या फर्म वगैरह जो कुछ भी है उनसे वो कांटेक्ट कर रही होती है, ताकि पति को पता भी ना चले और वो गर्भवती रह जाए। और फिर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा है कि भाई पति तो उसका स्पर्म काउंट कम होता है, तो इस कारण से वो ऐसा कर रही होती है। तो मतलब स्पर्म डोनेशन का जो विषय है उसको भी उन्होंने यहाँ पर, और पत्नी अपने से वो कर रही है इस बात को उन्होंने जस्टिफाई किया कि ठीक है वो कर रही तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। स्पर्म काउंट का में तो भाई उसके लिए तुम बहुत सारे उपचार है, उपचार आप ले सकते हो, कोई बहुत हवा बात है, अजीबोगरीब बात है ऐसी तो है नहीं। चलो यार ठीक है, ऐसी तो छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं पर ये मुख्य मुख्य बातें थी। चलो अब फिर खेल खेल में को मैं तो भाई 0/10 स्टार्स दूंगा, क्योंकि अच्छा तो 1% भी मुझे नहीं लगा, टॉर्चर ज़रूर किया इसने, तो इसको तो लिटरली माइनस में देना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ अच्छा फील ही नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ, तो फिर 1 स्टार भी कैसे दे सकते हैं हम। टॉर्चर किया है तो भाई कम ही देना चाहिए 0 से। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको परिवार के साथ देखने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी मत। बाकी सबके अपने अपने ऊपर है, जिसको जो करना है, जैसे जीना है, जो देखना है वो सब स्वतंत्र है। बाकी मैंने जो बातें बताई उन पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।